झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से फेल नजर आई। जहां महाराष्ट्र में एक तरीके से आप कहिए कि जो मुद्दे वहां उठे जिसके कारण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत लाकर खड़ी हो गई है। एक बड़ा यहां संकल्प भी दिखा था बीजेपी का। लेकिन झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अलायंस बिल्कुल फेल नजर आई। आखिर कौन से कारण थे जिसकी वजह से वो आज परिणाम में पीछे है। जहां यह भी कहा गया कि झारखंड में बीजेपी आ जाएगी, कई रुझान आए, कई सर्वे आए, वहां योगी आदित्यनाथ से लेकर बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के वहां चुनावी मैदान में भी खड़े थे। लेकिन हाल आज ये है कि वहां बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। लेकिन कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या रही और कौन सा ऐसा मुद्दा रह गया कि बीजेपी उसे झारखंड विधानसभा चुनाव में भुना नहीं पाई। आज इसी मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि आखिर वो कारण क्या थे। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा सवाल है कि आखिर झारखंड विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ। बीजेपी जहां महाराष्ट्र में एक बड़ा दांव खेल रही थी, बड़े बड़े दिग्गज झारखंड में भी उतरे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम कुछ और है। लेकिन झारखंड में ये बिल्कुल फेल होती हुई नजर आई। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर रंजना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए भी ये नतीजे पचने वाले नहीं हैं। अगर हम आंकड़ों में देखें तो जिस तरह से आप यहां पर आप आंकड़ों में देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से बाजी मारी है, 35 सीटें जीत कर आई है। और अगर मैं डेटा पर बात करूं तो जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 43 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटें जीती है। वही कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटें अभी ये मतलब लीड करते हुए नजर आ रही है। थोड़ा सा हम इसके अगर डेटा पे जाए, ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, अभी इसके नतीजे आने बाकी है, लेकिन जो लीडिंग चल रही है 16 पर कांग्रेस लीड कर रही है। वही सीपीआई माले की अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी को 7 सीटें मिली थी, 7 में से 4 जो है ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, ये कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के तरह चुनाव लड़ा गया था। और इस इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो आप देखिए जो प्रदर्शन है 35, 16, 4 और 2, इन सबको मिला देंगे तो 50 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर जाता है। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें, जो एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें, ये जो एनडीए गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, भारतीय जनता पार्टी महज 20 सीटें जीत पाई। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 68। अब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत कम है इस लिहाज से। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक सहयोगी है आजसू, इसको 10 सीटें दी गई थी, 10 में से 1 सीट जीत पाई। वही रामविलास पासवान के जो लड़के हैं वो कमाल कर गए, 1 सीट मिली थी, 100% स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ सीट जीत गई। आरजे जो जेडीयू है, जेडीयू को भी 1 सीट दी गई थी, लेकिन वो फेल नजर आए, वो जीत नहीं पाए। तो ये फिलहाल का आंकड़ा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो भी सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी यहां क्या गलती करी, जो महाराष्ट्र में इतनी शानदार बंपर जीत जो हासिल की, झारखंड में कहां चूक गई भारतीय जनता पार्टी। बड़े बड़े दिग्गज उतरे थे चुनावी प्रचार में। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान के हाथों में पूरी कमान थी, हेमंत बिस्व शर्मा को यहां पर लगाया गया था और योगी आदित्यनाथ ने यहां पर सभाएं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां सभाएं की। इसके बावजूद यह तस्वीर क्यों है? तो इसके लिए सबसे बड़ी कुछ चीजों पर हमें रंजना ध्यान देना पड़ेगा। जो बड़ी वजह जो है, जैसे कि हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हम कहते हैं कि लाडली बहन योजना, ठीक है, लाडली बहन जो योजना थी, यह शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में, यही योजना शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर बंपर उससे लौटी है तो इस योजना का बड़ा फैक्टर था। उसके बाद अब कहा गया कि लाड़की बहन जो महाराष्ट्र में थी, ये बड़ा फैक्टर रहा, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में। तो क्या ये झारखंड में माइनस किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। झारखंड में भी इसी तरह की योजना चल रही थी, जिस योजना का नाम है मैया सम्मान योजना। ये मैया सम्मान योजना जो है, ये इसमें 2500 रुपए खाते में देने का जो वादा है और अभी कुछ दे भी रही है हेमंत सोरेन की सरकार। साथ ही साथ जो घोषणा पत्र आया था इंडिया गठबंधन का, उसमें 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफी का एक वादा किया गया था और बिजली बिल माफ करने का वादा किया गया था। तो ये तो दे ही रहे आप खाते में। तो ये एक बड़ा
ये रहा कि भैया जिन महिलाओं के खाते में वहां पैसे आ रहे हैं उन महिलाओं ने भर भर कर वोट दिए। पहला कारण, जैसे जो महाराष्ट्र में लागू हुआ वही चीज यहां पर भी लागू हुई। अब दूसरा जो है, कुछ भावनात्मक मुद्दे भी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ी गलती की वो गलती ये की कि चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति को अपने पार्टी में ले लिया। अब आप कहेंगे कि चंपई सोरेन को लेकर, ये मेरा राजनीतिक अपना विश्लेषण है, चंपई सोरेन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को डेंट कैसे हुआ। आप देखिए, चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी सरकार में मुख्यमंत्री बनाया। कब? क्राइसिस के वक्त, जब भारतीय आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। और उसके बाद कहा जा रहा था कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने दांव चला, पत्नी को मुख्यमंत्री न बना के पार्टी के बुजुर्ग नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब वो लौट कर आए तो उन्होंने उनको पद से हटा दिया। ये इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट गया कि बताइए, कुछ दिनों के लिए रहने देते, एक बुजुर्ग नेता का आपने अपमान किया। लेकिन वो जो रोष वाला जो माहौल था, भारतीय जनता पार्टी ने इस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा के जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी या जेएमएम का था कि ये स्क्रिप्टेड भारतीय जनता पार्टी की ओर से था और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी मिलीभगत थी, इसीलिए हमने इनको पद से हटा दिया। मतलब तो ये जो नैरेटिव एक सेट करने में, तो ये इसमें कामयाब हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को नहीं लेती तो ये भारतीय, और वो उन्हीं को वहीं पे रहने देती, और चूंकि उनका अपमान तो हो ही चुका था और उस अपमान को भुनाती तो ज्यादा लाभ, एक अच्छा मैसेज जाता। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि आपने ले लिया, चंपई सोरेन को लिया, सीता सोरेन को ले लिया जो उनकी भाभी थी। लेकिन ये जो है, चंपई सोरेन भले ही चुनाव जीत गए, लेकिन कुछ चरणों के राउंड की गिनती अगर देखें, सीता सोरेन पीछे चल रही है। तो जो दल बदलू नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुए। भावनात्मक मुद्दा, आपने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया तो आदिवासियों के बीच में एक संदेश गया कि हमारे नेता को जबरदस्ती जेल से छूट कर आना। अगर वो जेल में ही रहते, लंबे वक्त तक जेल में रहते तो कुछ परिणाम अलग होता, लेकिन चुनाव से एन पहले वो छूट कर आए, प्रचार किया और उन्होंने प्रचार में इस मुद्दे को भावनात्मक अपील की कि आप क्या, कि आदिवासी बेटे को जेल में डाल दिया इन लोगों ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने वहां बड़ा आक्रामक कैंपेन किया। वहां सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ को बनाया, बांग्लादेशी घुसपैठ को बनाया, कहा कि आपकी रोटी बेटी और माटी को छीन के ले। हाँ, सब ये नारा था, रोटी बेटी माटी आपकी छीन ले जाएंगे। लेकिन वही हम जेएमएम की बात अगर करें तो जेएमएम ने सकारात्मक कैंपेन किया। भारतीय जनता पार्टी का वहां एकदम नेगेटिव कैंपेन था और जेएमएम का पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। जेएमएम की जो मुखिया हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी, उन्होंने मैदान संभाला, 100 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की। एक सभा में वो रोई भी, उनके आंसू भी निकले। तो भावनात्मक मुद्दे पर लोगों को उन्होंने, और सकारात्मक कैंपेन किया। सिर्फ उन्होंने अपनी योजनाओं पर बात की, मैया सम्मान योजना की बात की, पैसे देने की बात की, उन्होंने नेगेटिव कैंपेन की तरफ सबसे बड़ा इंपैक्ट मैया जो योजना है उसको लेकर हुआ। बिल्कुल, 100 से ज्यादा उन्होंने जनसभाएं की। और कल्पना सोरेन का मैं बात कर रहा हूं, और सरकार की उपलब्धियों को ही उन्होंने गिनाया, उन्होंने नेगेटिव कैंपेन नहीं किया। दूसरा, नकारात्मक टिप्पणी से उन्होंने परहेज किया। जब भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने नकारात्मक टिप्पणी बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के किसी नेता के ऊपर नकारात्मक टिप्पणी करने से परहेज किया। तो ये बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति खेली। बिल्कुल। और कल्पना सोरेन का एक बलिदानी चेहरा दिखाने की कोशिश की गई कि देखो, एक जिसकी पति को जेल में डाल दिया गया, वो पत्नी मैदान में उतर कर आई है, उन्होंने संभाल लिया है और वो कर रही है। जनसभाओं में उन्हें ऐसे पेश किया गया, उनकी जनभावनाओं को एक लुभाने की कोशिश की गई। तो ये सारे मुद्दे जनभावनात्मक मुद्दे थे। अब अगर हम बात करें कि बीजेपी ने क्या गलतियां की, तो बीजेपी की गलतियों की सबसे पहले मैंने एक जो बड़ी वहां पर मिस्टेक हुई, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट तौर पर प्रेजेंट नहीं किया गया। लेकिन सर, अगर मैं इस पे सवाल करूं तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा करती है, उनकी राजनीति ऐसी है कि वो पहले सीएम चेहरे को सामने नहीं लाती। नहीं, यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हुआ रंजना, जब बाबूलाल मरांडी एक नेता थे, नेतृत्व आपको तय करना होता है, सीएम का चेहरा तय नहीं होता, लेकिन आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और फिर चंपई सोरेन को भी आप ले आए। तो लोगों का लगा कि क्या चंपई सोरेन चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं, तो क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो तीनों के बीच का कंफ्यूजन जो रहा जनता में,
वो कंफ्यूजन बैकफायर कर गया बीजेपी के लिए। वोटर कंफ्यूज रहा कि अरे मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। तो ये एक बड़ा। दूसरा, चंपई सोरेन को जब लाया पार्टी में, जो मैंने पहले बताया, उनसे जो उम्मीदें थी उस पर वो खरे नहीं उतर पाए, आदिवासी वोट को भुना नहीं पाया चंपई सोरेन। ठीक है। तीसरा जो है, जो वोटों का बिखराव वहां पर हुआ, उसको समेटने में भारतीय जनता पार्टी जो है नाकाम रही। जैसे जयराम महतो की अगर हम बात करें, आजसू, वो उनका बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए। हाँ, 10 सीट पर जेएमएम को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन नुकसान ही नहीं कर पाए। 1 सीट आपको मिली है महज। तो ये महतो साहब भी उतने कारगर साबित नहीं हुए। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो अलग अलग चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी, अलग चुनाव लड़ रही थी, आजसू अलग चुनाव लड़ा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक था। लेकिन इस बार जो है वो गठबंधन करके भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब बांग्लादेश, घुसपैठ, धर्मांतरण और आदिवासी संस्कृति पर खतरा जैसे मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाए। मतलब क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो जनता के लिए कारगर साबित हुई इस बार, उन्होंने वो देखा। बिल्कुल। और जैसे वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी ने एक और गलती की कि वहां पर जो गोगो सम्मान योजना जो चल रही थी, उस पर आदिवासी, जो गोगो सम्मान योजना इन्होंने ऐलान किया था कि हम गोगो सम्मान योजना लाएंगे, उस पर आदिवासियों ने यकीन नहीं किया वहां पर। तो समाज, आदिवासी समाज ने जो है वो विश्वास नहीं किया इस पर, ये कह सकते हैं। और बटोगे के कटोगे का नारा वहां पर दिया गया, एक है तो सेफ है, ये आदिवासियों के बीच चल नहीं पाया। और कांग्रेस के खिलाफ जो है, वो कांग्रेस के खिलाफ अच्छी रणनीति बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। वहां के अगर रैलियों में आप देखेंगे तो कांग्रेस पर ज्यादा फोकस रहता था आपका, लेकिन कांग्रेस को आप डेंट करने में बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाए। 50% से ज्यादा की सीट शेयर तो वो ले ही गए, 30 में से 16 सीटों पर। आपका ज्यादातर फोकस कांग्रेस पर रहा चुनावी रैलियों में, लेकिन आपने और भी कई, हेमंत सोरेन ने जैसे मुद्दे बनाने की वहां पर कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा अगर वहां कोई वजह रही हार की, तो मैं जो कहूंगा कि आपने जो वहां को लेकर एक अति आत्मविश्वास बना लिया था कि हम जीतने ही वाले हैं, और वहां पर भी आपने ऐलान किया कि हम लाडली बहन योजना की तरह आपको सम्मान योजना लाएंगे, पहले से चल रहा था। हाँ, तो वहां सब पहले से चल रहा है। तो लोगों को लगा कि जो खाते में पहले से आ रहा है तो नए को क्यों मौका दे। कुछ नया मुद्दा नहीं था। डर भी होता है कि भैया ये बंद ना हो जाए, इसीलिए जैसे महाराष्ट्र में कि भैया कांग्रेस ने भी वहां पे वादा किया था, जो महाविकास अघाड़ी है। लेकिन तो ये सारे मुद्दे रंजना यहां पर रहे, और इसीलिए ये जो है, मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करके अगर हम देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, वोट शेयर की अगर मैं बात करूं, हालांकि वोट शेयर बहुत कम नहीं, जैसे ये जेएमएम का वोट शेयर है, तो आप देखिए जेएमएम को 23.21% वोट मिला है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो 15% वोट मिला है। लेकिन आप, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है वोट शेयर के मामले में, लेकिन ये जो वोट शेयर है सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अगर मैं इस वोट शेयर की बात करूं, आप ये वोट शेयर देखेंगे तो इस वोट शेयर में सबसे ज्यादा जो वोट है आपका, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पास है 33.। फिर अगर हम ये बात करें तो फिर जेएमएम के पास वोट परसेंट है, जेएमएम को आपको मिला है, अगर जेएमएम की 23.21%। और वही कांग्रेस की बात करें तो आप यहाँ पर आईएनसी 15.56% वोट, ये कांग्रेस। तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, लेकिन सीटें किसकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? जो 23% वोट लेकर आ रही है, जेएमएम। लेकिन चूंकि ये प्लस चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वोट भी तो जहां भाई गठबंधन का मामला है, लेकिन ये जेएमएम को इतना वोट मिला है, कांग्रेस का भी वोट, तो इन दोनों के वोट को मिला के आपको लेना पड़ेगा। और ये यहां पर ये जो सहयोगी थे सबसे बड़े, जिनकी मैं आजसू की बात कर रहा हूं, 3.67% वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी थी ये लेने में कामयाब रहे। इन दोनों का गठबंधन था, तो 33 और 3 36% वोट। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो 38-40, बाकी इनके साथ फिर एनसीपी भी है आपका, एनसीपी माफ करिएगा, सीपीआईएम भी चुनाव लड़ रही थी, सीपीआई माले, ये सीपीआई माले भी चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद आरजेडी ने इनके साथ चुनाव लड़ा, आरजेडी को भी 3.39, जितना वोट शेयर आजसू को मिला है उससे ज्यादा वोट शेयर तो आरजेडी को मिला है। तो ये जो फैक्टर रहा रंजना, वोट शेयर के मामले में भी आप कुछ, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन
आप वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। वो वोटों में तब्दील नहीं कर पाया, ये सारा इसका है। अगर हम इसको पार्टी वाइज अगर बात करने की कोशिश करें जैसे, लेकिन हालांकि हाँ एक बात यह है कि अगर हम बीजेपी की ये जो लीडिंग सीट है, इन लीडिंग सीटों पर अगर हम देखें तो कई सीटें ऐसी है जिसमें मार्जिन जो देखेंगे बहुत कम मार्जिन है। जैसे अब ये सीट है 521 सीटों से लीड कर रही है, 521 वोटों से। हाँ, तो ये 521 सीटों से लीड कर रही, मतलब लीड कर रहे हैं। तो ये सीट एक हो सकता है आगे पीछे हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल भी है थोड़ा सा इसमें। तो ये झारखंड में जो है मेन रंजना भारतीय जनता पार्टी के लिए हार के कारण रहे। मेरे दो सवाल है यहाँ पे, क्योंकि पहला सवाल जुड़ा हुआ है जेएमएम से ही। हेमंत सोरेन का, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन सा सवाल है। आप देखेंगे कि जब कोलकाता में, मतलब पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लुक था वो रविंद्रनाथ टैगोर से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था, ऐसा सबने कहा। इसके बाद राहुल गांधी जब उनको पप्पू पप्पू बुलाया गया तो उन्होंने गंभीरता लाने के लिए जनता के बीच में ऐसे आरोप बीजेपी लगाती रही है कि उन्होंने पूरा अपना लुक बदला, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई। अब आते हैं हेमंत सोरेन पे। जेल में गए तो बड़ा ही सादा सा उनका पूरा लुक था, लेकिन जब जेल से बाहर आए और जो उनका लुक था, क्या वो भी प्रभाव पड़ा है जनता के बीच में? निश्चित तौर पर आपका अटायर कैसा रहता है, आप जनता के बीच कैसे जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर जाते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। एक भावनात्मक कनेक्ट करने के लिए आप जब जनता के बीच में जाते हैं और वहां पर जो आदिवासियों के नायक हैं उन लोगों के बीच में एक मुद्दा, जब दिल्ली में एक चौक का नामकरण किया गया बिरसा मुंडा के नाम पर, उसको जेएमएम ने भुनाया और उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों को आप चौक के नाम पर रखेंगे। बोले रखना है तो बड़े किसी एयरपोर्ट का नाम रखिए, रखना है तो जो आपका विस्ता, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है उसका नाम रखिए, ये हमारे देवता का अपमान है। तो इस तरह के मुद्दे को वहां पर हेमंत सोरेन ने बड़ी चालाकी के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने इसको भुनाने की कोशिश की, लेकिन उस नैले पर दहला उन्होंने फेंक के उसको काउंटर करने की कोशिश। बिल्कुल बड़ा नैरेटिव इसको पेश किया। एक और मेरा सवाल इससे एलजेपी। अब आते हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान एनडीए का वो चेहरा जिन्होंने हर बार कहीं ना कहीं जब से कैबिनेट मंत्री बने हैं कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एनडीए के खिलाफ ही रहा है। अब क्योंकि पहले 5 सीट, जो 6 सीट कुल मिलाकर बिहार में उन्होंने जीती लोकसभा चुनाव में, अब रही बात इस पे, क्योंकि लड़ाई पहले हो रही थी कि एलजेपी 1 सीट के लिए मान नहीं रही, लेकिन मान गई। अब उन्होंने साबित कर दिया कि भैया हमने बिहार में पहले साबित किया, अब 1 आपने बोला, 1 हम आपको देकर दें। अब मेरा सवाल है कि क्या वो कॉन्फिडेंस जो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाएगा, जो चिराग पासवान का रुख है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। हाँ, नहीं, ये निश्चित तौर पर इसका वो कहेंगे कि देखिए जी, जहां आपने इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा, आप नहीं कन्वर्ट कर पाए, जेडीयू कन्वर्ट नहीं कर पाई, हमें आपने मौका दिया और हमने उस सीट को वहां पे जीत लिया। तो निश्चित तौर पर जब बार्गेनिंग की बात आएगी तो डेटा रखा जाता है, तो इस डेटा का वो इस्तेमाल करेंगे कि बिहार में हमने 100% स्ट्राइक रेट लगाया, लोकसभा में आपने, हम आपके साथ झारखंड गए, वहां पर हमने 100% स्ट्राइक रेट लगाया, तो बिहार में भी हमें ऐसा ही मौका मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर इस डेटा का इस्तेमाल चिराग पासवान जरूर करेंगे। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि हम अंतिम चरण में हैं, तो हम एक चीज पूछेंगे यहाँ पे कि क्या एलजेपी, क्योंकि चिराग पासवान पर मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आने वाले चुनाव में, अब बिहार विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इनके लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो क्या बिहार में ये मुख्यमंत्री पद के लिए भी कोई खेल खेल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, संभव नहीं है रंजना अभी, क्योंकि अभी चिराग पासवान केंद्र में हैं और इतना बड़ा जनाधार उनकी पार्टी का बिहार में नहीं है कि वो इतनी सीटें ले आए। और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जो साफ तौर पर कहा गया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो नीतीश कुमार को, वो चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, पूरे बिहार में अपना जनाधार बनाना पड़ेगा। चिराग का पूरे बिहार में जनाधार नहीं है, बिहार के क्षेत्र में उनका जनाधार है, वो एक एरिया में एक जनाधार है, और वो भी किसी के सहयोग से है। अकेले जब आप चुनाव में जाएंगे तब आपको अपनी हैसियत का पता चलेगा, कहते हैं जिसको, कि क्या है आपकी जनता का कितना समर्थन आपके साथ है। तो ये बहुत सवाल बेमानी है इस वक्त जी। तो कुल मिलाकर जेएमएम ने अपने मुद्दे को जनता के बीच में रखा और यहाँ बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अपने जो नेतृत्व थे उनको अब सवाल भी है कि भाई साहब अब क्या करना है आने वाले समय में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल आप सभी का नमस्कार, और आप अपना कमेंट जो है राय में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।